हेलो गाइस, स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्यों का काल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक चला था। उसके बाद जो है मैंने बताया था उनके मौर्यों के अंतिम शासक भद्रबाहु की हत्या कर दी थी। उसमें बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी 184 बीसीई में। और इनका शासनकाल लगभग 100 साल तक चला था, 75 बीसीई तक चला था। तो शुंग काल का जो प्रथम शासक बना था वो पुष्यमित्र शुंग बना था। तो हम मौर्यों के बाद के काल को देखेंगे और इसमें मुख्य रूप से 3 वंश थे, उनको देखेंगे और 4 विदेशी शासकों का या 4 विदेशी जो शासक थे उनके वंशों का भी हम विवरण इसमें देखेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में भी कुछ वंश थे, उनको देख लेंगे। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे हम आएंगे। तो इसमें देखते हैं इसके संस्थापक जो थे वही उनके सेनापति थे बृहद्रथ के पुष्यमित्र शुंग के शासक बने और इसमें अपनी राजधानी बनाए विदिशा। उससे पहले उनकी राजधानी क्या थी? मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और इन्होंने शुंग वंश की राजधानी बनी थी विदिशा। इसी के समय में ही, क्योंकि ये अपने आप ये ब्राह्मण थे, तो इसी समय भागवत धर्म का उदय हुआ और विकास भी हुआ शुंग काल में। वासुदेव और विष्णु की उपासना भी शुरू हुई इसी समय। उनके समय का मुख्य जो काम था वो भरहुत स्तूप की स्थापना। भरहुत स्तूप की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई। इनका जो अंतिम शासक था देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या उनके सचिव थे वासुदेव ने करके कव्य वंश की स्थापना की थी। वासुदेव द्वारा देवभूति की हत्या कर दी गई थी और कव्य वंश की स्थापना 75 बीसी में की गई थी और इनका 45 साल तक शासन रहा। 30 बीसी में कव्य वंश समाप्त हो गया। तो इसके संस्थापक हो गए वासुदेव। इस वंश में कुल 4 शासक हुए थे कव्य वंश से। तक्षशिला के यवन शासक इन्हीं के समय में, कव्य वंश के समय में हेलियोडोरस ने वेशनगर में करुण स्तंभ की स्थापना की। कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। हेलियोडोरस ने वेशनगर में या वेशनाग या वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। हेलियोडोरस कौन था? तक्षशिला का यवन शासक था। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलियोडोरस ने वेशनाग में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किस वंश के समय में की थी? तो कव्य वंश के समय में की थी। और कव्य वंश का जो अंतिम शासक, चौथा शासक था, वो था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दिया था, यानी सिमुक ने उसको हटा दिया था उसके पद से और स्वयं शासक बनकर आंध्र सातवाहन वंश, या जिसे सातवाहन वंश कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। 30 बीसीई में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा कर लिया गया था। इस वंश के जो प्रमुख सिक्के थे सोना, चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के। सातवाहन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है शीशे के सिक्के को इन्होंने चलाया था। ये भी अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। और इस वंश का जो सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे महान शासक था इस वंश का। और इसका शासन जो था उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक का इनका शासन था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी को पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिम का शासक किसे कहा था? शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा किस वंश ने चलाया था? ये भी ब्राह्मण थे और इनकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। प्राकृत भाषा जैनों ने चलाया था, ब्राह्मी लिपि बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था। अंतिम जो है महान शासक जो था इनका यज्ञश्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी था ये महान। यज्ञश्री सतकर्णी महान शासक था अंतिम। उसके सिक्कों पर जलपोतों का अंकन है। सिक्कों पर जलपोत का अंकन है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में एक बात और कही जाती है कि इसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। 3 समुद्रों का पानी पिया था गौतमी पुत्र सतकर्णी का। तो इस तरह से ये मौर्यों के बाद 3 प्रमुख शासन थे। और मौर्योत्तर काल में कुछ प्रमुख रचनाएं जो लिखी गई थी उनको हम देख लेते हैं किसके समय में कौन सी लिखी गई। जैसे हाल ने लिखा था गाथा सप्तशती, ये सातवाहन वंश के समय की लिखी गई पुस्तक है।
ये मिलान करने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्रमुख साहित्य उनके स्रोत ये मौर्योत्तर काल के यानी मौर्य के बाद लिखे गए थे। तो गाथा सप्तशती लिखा था हाल में सातवाहन वंश के समय में। महाभाष्य पतंजलि का है, ये शुंग वंश के समय में लिखा गया था, पुष्यमित्र शुंग के समय में। चरक संहिता चरक ने लिखा था, जो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। और ये कनिष्क का राजवैद था चरक, कुषाण वंश की कनिष्क का राजवैद था। नाट्यशास्त्र भरतमुनि द्वारा लिखा गया। कामसूत्र जो कुषाण वंश में लिखा गया था वात्स्यायन द्वारा। और अश्वघोष की प्रमुख रचना है सौंदरानंद बुद्ध चरित। बुद्ध चरित को बौद्ध का रामायण कहा जाता है, बुद्धों का रामायण यानी बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। सुबर्ण वासुदत्तम भास्कर द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है। तो ये पुस्तकें उनके लेखक का मिलान करने के लिए काफी बार पूछा गया है प्रश्न। मौर्योत्तर काल में ही कई विदेशी शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और अपने वंश की स्थापना की गई थी। तो उसमें से जो पहला शासक था यवन राज्य की स्थापना हुई थी सबसे पहले भारत में। यवनों में बैक्टीरिया के ग्रीक थे, यूनानी थे, इनको हिंद यवन भी कहा जाता है। हिंद यवन भी इनको कहा जाता है। पहला शासक जो भारत पर आक्रमण करने वाला यवन शासक था वो था डेमेट्रियस प्रथम, या इसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। इसने 183 बीसीई में किया था और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और इसने अपनी राजधानी बनाया था साकल, यानी हिंद यवन वंश की राजधानी, पहली राजधानी बनी वो साकल बनी थी डेमेट्रियस प्रथम के समय में। उसके बाद डेमेट्रियस प्रथम के बाद यूके ट्राइडर्स ने भारत पर आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया और उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं यवनों का पहला जो राजधानी थी पहली वो साकल थी और दूसरी राजधानी थी तक्षशिला। यवनों का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक था मिनांडर, जिसने 160 बीसीई में भारत पर आक्रमण किया और लगभग 40 साल तक शासन किया, 120 बीसीई तक शासन किया। इसका नागसेन के साथ वार्ता का एक पुस्तक है मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्ता हुई थी उसका वर्णन है। मिलिंद पन्हों को नागसेन ने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और यवन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यवनों ने ही चलाए थे। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले थे यवन शासक और सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी था। आर्यों की बात अगर हम छोड़ दें, क्योंकि सबसे पहले भारत पर आक्रमण आर्यों ने किया था और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर शासक की बात आएगी तो यवनों ने सबसे पहले यानी यूनानियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था दारा प्रथम और कुछ क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया था। तो इस तरह से इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो यवनों का सबसे महत्वपूर्ण सबसे महान शासक था वो था मिनांडर, तो इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी। यवनों के अंत के बाद शक राज्य की स्थापना भारत में हुई। शक राज्य इन्हें सीथियन भी कहा जाता है, भारतीय पुस्तकों में इनको शकों को सीथियन भी कहा जाता है। शक राजाओं का जो एक ये पद ग्रहण करते थे क्षत्रप कहलाते थे। तो शकों के 5 शाखाएं थी, एक काबुल में, दूसरी तक्षशिला, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैनी और 5वां नासिक। तो तक्षशिला और मथुरा के जो शक शासक थे इनको उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था, जबकि उज्जैनी और नासिक के शकों को पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता था। इन्हीं पश्चिमी क्षत्रपों को चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य भी तुम लोग देख रहे थे। शक राज्य का 5 पार्ट में बटे हुए थे। शक सीथियन भी कहा जाता है। 5 भाग देख लेंगे कहाँ कहाँ। पहला आपका काबुल था, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैनी और 5वां नासिक। तो तक्षशिला और मथुरा जो थे वो उत्तरी क्षत्रप थे और उज्जैनी और नासिक वाले पश्चिमी क्षत्रप थे, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हराया था और पश्चिमी क्षत्रप का अंत हो गया था। पश्चिमी क्षत्रप की समाप्ति हुई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हाथों और उस समय इनका अंतिम शासक था रुद्र सिंह III पश्चिमी क्षत्रपों का। 58 बीसी में उज्जैन शासकों को हराकर इन्होंने एक शासक थे उज्जैन का, तो वहां के क्षत्रपों को यानी शक राज्यों को राजा को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और अपने नाम से ही
57 ईस्वी में एक संवत शुरू किया था, उसका नाम था विक्रमादित्य संवत, यानी विक्रम संवत। विक्रम संवत शुरू किया था विक्रमादित्य ने, जो 57 BC में शुरू हुआ था। शकों का एक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख, जो संस्कृत में लिखा गया है, पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है। और जो मौर्यों के समय बनाया गया सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की बात इसमें गिरनार अभिलेख में लिखी हुई है। सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। शकों की समाप्ति के बाद पहलव या पार्थियन राज्य का उदय हुआ। ये ईरान के थे, ईरान से आए थे। और उनका जो प्रसिद्ध शासक था गोंदोफर्निस, उसी के समय में सेंट थॉमस भारत आए थे ईसाई मिशनरी का प्रचार करने के लिए। गोंदोफर्निस ने, यानी पहलवों का जो राजधानी था उस समय, तक्षशिला को राजधानी बनाया था इन्होंने। यवनों की दूसरी राजधानी भी थी तक्षशिला, और इन्होंने भी अपनी राजधानी तक्षशिला बनाया था। इसका जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मिथेड्रेस प्रथम को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, यानी पहलव या पार्थियन के जो वास्तविक संस्थापक था वो था मिथेड्रेस प्रथम। पहलवों का अंत कुषाणों ने किया था, और इसके बाद कुषाण राज्य है। माना जाता है ये कुषाण जो थे ये यूची समुदाय के लोग थे, जो पश्चिमी चीन के गोबी मरुस्थल से आए हुए थे। वहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, यूची जनजाति, वही लोग थे कुषाण, जिनको कहा गया भारत में। इनका प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी, यानी शक संवत शुरू किया था। कनिष्क का शासनकाल जो है 78 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी से 106 ईस्वी तक था। कनिष्क ने गांधार, कश्मीर, सिंध और पंजाब के प्रांतों को जीता था, और इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष इनके राजकवि भी थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का बाइबल भी कहा जाता है, बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। कनिष्क के समय में ही एक नागार्जुन विद्वान थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माध्यमिक सूत्र, जिसमें शून्यवाद के बारे में लिखा हुआ है। सापेक्षता का सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। इसी आधार पर इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शकों की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर यानी पेशावर थी। उसके बाद में राजधानी वहां से मथुरा ट्रांसफर कर लिए, और हुइस्क जो महत्वपूर्ण शासक था यहाँ का सब कुषाणों का, हुइस्क के समय में ही मथुरा भी राजधानी रही। हुइस्क के सिक्कों पर ही विष्णु का चित्र का अंकन मिलता है, विष्णु का अंकन। और कुषाणों का जो अंतिम राजा थे वो थे वासुदेव। मौर्यों के समय में ही दक्षिण में कुछ राज्य थे जिनका उदय हो रहा था। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत के कुछ जो राज्य थे उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, और उसके बाद आने वाले टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिसके संबंध में जानकारी के लिए आप हमारे आइकॉन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं संगम काल में दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य थे। तो दक्षिण भारत में उस समय मौर्यों के समय में ही दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से चोल, चेर, पांडे और पल्लव शासकों का उदय होने लगा था। पांडवों का तो काफी पुराना इतिहास बताया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। संगम काल में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी में देखा जाएगा। अभी हम प्रीलिमिनरी की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो प्री के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बताया जा रहा है, क्योंकि अगर केवल संगम काल में ही पढ़ाया जाएगा तो संगम काल काफ़ी बड़ा है, और उसमें 1 हफ्ते का समय उसी वीडियो में लग जाएगा। तो देखते हैं संगम काल के जो चोल, चेर, पांडे और पल्लव थे। तो चोल, चेर, पांडव का एक संगम स्थल था, जो महत्वपूर्ण स्थल था, वो था तिरुकांपुलियर। वो स्थल था जिसके कारण इन लोगों में प्राय संघर्ष होता रहता था, चोल, चेर, पांड्यों में।
अब कुछ देख लेते हैं प्रमुख रूप से चोलों की जो एक तटीय बंदरगाह यानी तटीय राजधानी जो थी वो थी पुहार। एक बंदरगाह भी था पुहार और तटीय राजधानी भी थी चोलों की। और इनकी जो द्वीपीय राजधानी थी वो उदयपुर थी। द्वीपीय राजधानी उदयपुर के लिए सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से विदेशों को सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। हम चेरों का देखेंगे। मुसरी या मुजरिस बंदरगाह था, चेरों के समय में प्रमुख बंदरगाह था, मिलान करने के लिए आया हुआ है काफी बार। पुहार किसके राज्य में बंदरगाह था? तो चोलों के समय में, मुजरिस चेरों के समय में। और फिर हम देखते हैं पांड्य शासकों के बारे में। पांड्य शासक सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी राजधानी थी मथुरा। इनका रोम से व्यापार का काफी सूचनाएं मिलती हैं, प्राप्त होते हैं। सिक्के मिले हैं, रोम के सिक्के यहाँ मिले हैं। इनके समय में आगस्टस नाम के जो रोम का शासक था, वहां पे पांड्य शासकों ने अपने राजदूत भेजे थे। प्रमुख संगम समितियों का आयोजन जो किया गया था, 3 प्रमुख समितियों का आयोजन किया गया था, वो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। और इसके तीनों थे। पहला हुआ था मथुरा में, उसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, कपाटपुरम को अलैवे भी कहते हैं। और इसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पिय, संरक्षक थे, और अगस्त ऋषि इसके भी अध्यक्ष थे। लेकिन संरक्षण पांड्य शासकों का तीनों में रहा है। इससे संरक्षक खाली थे तोलकाप्पिय। तोलकाप्पिय की एक प्रमुख पुस्तक अभी भी मिलती है, केवल और बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी लेकिन वो मिली नहीं, प्राप्त नहीं हुई। तो इनकी एक पुस्तक थी तोलकाप्पियन, काफी महत्वपूर्ण है और वो प्राप्त हुई है। तीसरा जो हुआ था उत्तरी मथुरा में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने की थी। तो पांड्यों के बारे में इतना ही। और पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांची। इतना ही, उसके आगे हम वीडियो में फिर देखेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन आने के लिए, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।